नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम विवेक पांडे है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट सितंबर 2026 के लिए एसएसटी यानी पेपर 2। साथियों, यदि पेपर 2 में आपने एसएसटी लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम लोग एसएसटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। ये सभी प्रश्न हम एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 का कवर करते हैं। क्लास 6 to 8 से एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों को लिया जाता है। तो साथियों, यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप यहां से देख सकते हैं। ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ध्यान रखिए मेरे भाई, पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पहला कथन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, जिसके साक्ष्य बड़े पैमाने पर अन्नागारों और फसलों के अवशेषों से मिलते हैं। दूसरा कथन है मेरे भाई कि इस सभ्यता में व्यापार और शिल्प का भी महत्वपूर्ण योगदान था। अब उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है मेरे भाई। ये ध्यान रखें, सभी प्रश्न हमने एनसीईआरटी से कवर किया है और उसी को प्रैक्टिस सेट के रूप में तैयार किया है। कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों का समावेश भी इसमें है, कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी लिया गया है और उसी के आधार पर नए प्रश्न प्रैक्टिस सेट के रूप में तैयार किए गए हैं। साथियों, इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों कथन हमारे बिल्कुल ठीक हैं। मेरे भाई ध्यान रखिएगा आप लोग कि अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार दोनों पर टिकी थी, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता की। साथियों, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी, ठीक है ना। लोथल यहाँ का प्रमुख बंदरगाह था जहां से समुद्री व्यापार होता था। साथियों, मेसोपोटामिया के साथ इस सभ्यता का प्रत्यक्ष व्यापारिक संबंध था, यानी हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता ये लगभग मतलब एक समकालीन सभ्यताएं थी, ठीक है ना। उस समय व्यापारिक संबंध था इन दोनों सभ्यताओं के बीच में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न दूसरा है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा कि इतिहास के प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट करता है? बताइए। 4 विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन करके बताना है आपको कि जो मोहनजोदड़ो है इनमें से कौन से कथन भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट करता है। तो मेरे भाई विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो विकल्प बी आपका यहाँ सही हो जाता है मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की तो इसकी खोज वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी मेरे भाई? रखालदास बनर्जी ने की थी। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, आपको ये बताना है। कमेंट करके बताइए कि हड़प्पा की खोज किसने और कब की थी। हमने आपको पढ़ाया है, आपको बताना है। साथियों ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार और महास्नानगार मिले हैं, ठीक है ना। अन्नागार और महास्नानगार, ग्रेट बाथ जिसे कहते हैं, ये मिले हैं आपके मोहनजोदड़ो से। साथियों, प्रसिद्ध नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि सिंधु घाटी या प्रारंभिक भारतीय सभ्यताओं के संदर्भ में कांसा यानी ब्रॉन्ज धातु के विषय में क्या सत्य है? बताइए। 4 विकल्प आपके सामने है, आपको सही विकल्प बताना है। देखिए मेरे भाई, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यह तांबे यानी कॉपर और टीन को मिलाकर बनाए जाने वाला एक मिश्रित धातु था जिसका नाम कांसा था, ठीक है ना। इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए मेरे भाई, सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हमने जैसा कि अभी आपको बताया, इस काल के लोगों, इस समय के लोगों को लोहे का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। इस सवाल पूछा गया है और पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या सिंधु सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग करते थे या नहीं।
तो मेरे भाई लोहे का ये बिल्कुल इनको ज्ञान नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। तांबा मुख्य रूप से खेतड़ी राजस्थान से मंगाया जाता था। कब? सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में तांबा मुख्य रूप से खेतड़ी यानी राजस्थान से मंगाया जाता था, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय साहित्यों वेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम कालानुक्रमिक या प्राचीनता की दृष्टि से सही है? अब सवाल ये पूछ रहा है, देखिए सवाल घुमा दिया गया है, लेकिन अगर सिंपल से शब्दों में कहें तो पूछ रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो मेरे भाई सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ध्यान रखिएगा, सबसे नवीन वेद अथर्ववेद है, सामवेद गायन वेद है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वेदत्रयी पूछा जाए तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके संकलन करता वेद व्यास को माना गया है, वेद व्यास इसके संकलन करता है। साथियों ध्यान रखिएगा, अगर हम बात ऋग्वेद की करें तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, और इसके तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जो भगवान सविता को समर्पित है, ठीक है ना, जिसे सूर्य कहा गया है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है मेरे भाई। और वहीं अगर अथर्ववेद की बात करें तो इसमें जादू टोना, रोग निवारण और औषधि संबंधी विषयों का वर्णन है। वहीं यजुर्वेद की बात करें तो यह वैदिक परंपरा, यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित है, ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध थे। दूसरा कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। अब बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान रखिए मेरे भाई। अगर सही विकल्प की बात करें तो ऑप्शन पहला कथन और दूसरा कथन हमारा दोनों सही है, इसलिए विकल्प सी हमारा सही हो जाता है, यानी पहला और दूसरा दोनों हमारा सही है। ध्यान रखिए मेरे भाई, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था और पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और बौद्ध धर्म के 3 मुख्य रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। साथियों आपको महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें भगवान बुद्ध कहा गया, ठीक है ना। गौतम बुद्ध वर्तमान के बिहार में एक जिला है गया जी, पहले गया नाम था, बदल करके गया जी कर दिया गया है। तो गया जी में निरंजना नदी के तट पर उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की और पहला उपदेश उन्होंने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध धर्मों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। साथियों वहां से साथ में ये भी आप ध्यान रखिएगा, जब महात्मा बुद्ध ने गृह को त्यागा यानी घर को छोड़ा तो इसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। घर त्यागने को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। और उनकी जब मृत्यु हुई यानी उन्होंने जब शरीर को त्याग दिया, वो स्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है, जो प्राचीन में कुशीनारा के नाम से जाना जाता था। तो साथियों जहां उन्होंने अपना शरीर त्यागा उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया बौद्ध धर्म में, ठीक है ना। महाभिनिष्क्रमण घर त्यागने को, धर्म चक्र प्रवर्तन ज्ञान प्राप्ति को, और महापरिनिर्वाण शरीर को त्यागने को, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है मेरे भाई कि सम्राट अशोक के शिलालेखों के लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? इसमें से सभी कथन तो लगभग ठीक हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन कथन है वो आपको बताना है। बताइए, ध्यान रखिए मेरे भाई, सबसे सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अशोक के शिलालेखों में मुख्य रूप से ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइल लिपियों का प्रयोग हुआ है, जिसमें ब्राह्मी सर्वाधिक प्रमुख लिपि है जिसका प्रयोग सम्राट अशोक के शिलालेखों में हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना।
अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। ये बात आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। साथियों, उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्टी लिपि का प्रयोग मिलता है, जो दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था, दाएं से बाएं की तरफ। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है मेरे भाई कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। तो ध्यान रखिए, अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य था दक्षिण के राज्यों से भारी धन, अपार संपत्ति और कर प्राप्त करना। विकल्प बी सही है मेरे भाई, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण विजय की थी। साथियों, उसके दक्षिण अभियानों का मुख्य सेनापति मालिक गाफूर था, काफूर, ठीक है ना, मालिक काफूर था उसका सेनापति, ठीक है। आगे ध्यान रखिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न यह है कि संत कबीरदास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात उनकी धार्मिक सामाजिक विचारधारा को दर्शाती है? बताइए। देखिए मेरे भाई, अगर सही विकल्प की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी वे किसी एक रूढ़िवादी धर्म के पक्षधर न होकर निर्गुण ब्रह्मा की उपासना और सामाजिक समरसता के पैरोकार थे, सर्वोकार थे। आपको ध्यान रखना है, विकल्प बी आपका सही हो जाता है। देखिए, कबीर भक्ति आंदोलन के निर्गुण धारा के कवि थे। कबीर जी जो थे वो निर्गुण धारा के प्रसिद्ध कवि संत थे। साथियों, उनकी वाणी का जो संग्रह है उसे बीजक कहा जाता है, साखी, सबद और रामायणी, ठीक है ना। उनके गुरु का नाम संत रामानंद था, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है मेरे भाई कि भारतीय इतिहास के मील के पत्थर जाने जाने वाले पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 में लड़ा गया, उसका ऐतिहासिक परिणाम क्या हुआ? बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी इससे दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, पानीपत के प्रथम युद्ध से जो 1526 में लड़ा गया, ठीक है मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, यह भी ध्यान रखना है। बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। 1526 में, यानी 21 अप्रैल 1526 पानीपत का वो प्रथम युद्ध था जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध लड़ा गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न यह है मेरे भाई कि पानीपत के द्वितीय युद्ध जो 1556 ईस्वी के संदर्भ में सही युग्म का चयन कीजिए। बताइए, फिर से सुनिए, पानीपत के द्वितीय युद्ध जो 1556 ईस्वी में हुआ उसके संदर्भ में सही युग्म का चयन करना है। बताइए। देखिए मेरे भाई, ध्यान रखिए, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हेमूचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की ओर से बैरम खां के द्वारा यह युद्ध लड़ा गया था 1556 में, यानी 5 नवंबर 1556 को यह युद्ध लड़ा गया था जब अकबर लगभग 13 वर्ष का था। उस समय अकबर की तरफ से बैरम खां जो था वह नेतृत्व कर रहा था और युद्ध में हेमू की आंख में तीर लगने से उसकी सेना में भगदड़ मच गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है मेरे भाई कि ऐतिहासिक दृष्टि से प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बताइए। ध्यान रखिए, अगर हम प्लासी के युद्ध की बात करें मेरे भाई तो विकल्प ए सही हो जाएगा, यानी 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें मीर जाफर की गद्दारी के कारण अंग्रेजों की जीत हुई और ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव बंगाल में पड़ी थी, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं से बंगाल में अंग्रेजों की मजबूती बढ़ते गई, उनका पैर जमते गया, ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है मेरे भाई कि ब्रिटिश भारत में बंगाल विभाजन किस वर्ष औपचारिक रूप से लागू किया गया था? बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1905 में बंगाल विभाजन का औपचारिक रूप से घोषणा किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। यह विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा घोषित किया गया,
16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हुआ मेरे भाई। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। सवाल पूछा जाता है बंगाल विभाजन के विरोध में किस आंदोलन को शुरू किया गया, तो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन। साथियों, वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार में इसे रद्द कर दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। कब? 1911 में। कहाँ? दिल्ली दरबार में। कब लागू हुआ? 1905 में। किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न यह है मेरे भाई कि कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था, बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये आपको बताना है। ध्यान रखिए, इसका जो सही उत्तर है वो आपका विकल्प बी है, यानी 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था मेरे भाई। कब? 1919 में। ध्यान रखिए, समय था 13 अप्रैल 1919 और वह वैसाखी का दिन था मेरे भाई। वैसाखी जो नए फसलों के उत्सव में मनाया जाता है पंजाब में मेरे भाई, जिसे आप कहते हैं मकर संक्रांति। ठीक है ना। उसी दिन 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी मनाया जा रहा था, बैसाखी का दिन था। और अमृतसर जो कि पंजाब में है मेरे भाई, वहीं यह घटना घटी थी। ठीक है ना। जनरल डायर के द्वारा निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करवा दिया गया, जिसमें बहुत लोग शहीद हो गए। ठीक है ना। और उसी से दुखी होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया, अंग्रेजों को वापस कर दिया था। मतलब सर नाइटहुड की उपाधि मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर को, और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। उससे दुखी होकर के उन्होंने अपनी उपाधि यानी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ये है कि महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत किस वर्ष की गई थी। 4 विकल्प है आपके सामने, सही विकल्प का चयन करना है मेरे भाई। ध्यान रखेंगे, असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। साथियों, फरवरी 1922 में चौरी चौरा की हिंसा के बाद गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था। ध्यान रखेंगे, चौरी चौरा जो गोरखपुर में है, वहाँ हुआ क्या था कि क्रांतिकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें काफ़ी पुलिस वाले मारे गए। और फरवरी 1922 में जब ये चौरी चौरा, उसे चौरी चौरा कांड के नाम से, घटना के नाम से जाना गया, और चौरी चौरा घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये आपको ध्यान रखना है। और यह जन आंदोलन का पहला रूप था जिसमें आम जनता ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था। साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बताना है प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह जिसे दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत मुख्य रूप से कहां से हुई थी। तो ध्यान रखिए, विकल्प बी सही है, यानी यह साबरमती आश्रम गुजरात से शुरू हुआ था मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, गुजरात से शुरू हुआ था। यह यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू होकर के 6 अप्रैल 1930 को दंडी पहुंची थी, और गांधी जी के साथ इसमें 78 चुने हुए अनुयायी शामिल थे। कुल 240 मील यात्रा चली थी। ठीक है ना। ये ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न ये है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सवाल रिपीट कई बार हुआ है एग्जाम में सीटेट के, तो इसलिए इसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। साथियों, सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए है, यानी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ध्यान रखेंगे, वह दिन था, तारीख था 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, और इसके संस्थापक और महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे। इसके प्रथम संस्थापक, पहली बात कि इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे और इसके महासचिव ए.ओ. ह्यूम हुए, और इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी हुए। ये ध्यान रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली
महिला अध्यक्ष कौन बनी? और दूसरा सवाल सुनिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? दोनों सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये ध्यान रखिए। बिना जवाब दिए आप आगे मत बढ़िएगा क्वेश्चन की तरफ, जवाब लिख करके, उत्तर लिख के फिर आगे वीडियो में बढ़िएगा। साथियों, जब आप किसी भी प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो ये पता चलता है कि आप जागरूक हैं, एक्टिव हैं, और वो चीज़ें आपके दिल दिमाग हर जगह छप जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न आपके सामने ये है कि ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह मुख्य रूप से किससे संबंधित था? बताइए, किसानों की समस्याओं से, मिल मजदूरों की मजदूरी से, सैनिकों के अधिकारों से, या स्थानीय व्यापारियों के करों से? तो मेरे भाई, यह आपके किसानों की समस्याओं यानी तिनकठिया पद्धति से संबंधित था। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, बिहार में एक स्थान है चंपारण, जिसे वर्तमान में चंपारण जिले के नाम से आप जानते हैं, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण। साथियों, इसी चंपारण क्षेत्र में किसानों के साथ अंग्रेज जबरदस्ती उनके खेतों में नील की खेती करवाते थे, जिसे तिनकठिया प्रणाली कहा गया। वहाँ के एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ला, और राजकुमार शुक्ला जी लखनऊ अधिवेशन 1916 में जाते हैं। लखनऊ में उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन चल रही थी 1916 में। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 में। और वहीं पे राजकुमार शुक्ला जी जाते हैं और गांधी जी को बिहार यानी चंपारण आने के लिए कहते हैं और अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं। और फिर महात्मा गांधी वहाँ से चंपारण सत्याग्रह के लिए आते हैं, और महात्मा गांधी का भारत में वो पहला जन सत्याग्रह आंदोलन था, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, यह वर्ष 1917 था जब बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी जी आए थे, और उनका यह भारत में पहला सत्याग्रह था। और किसके निमंत्रण पे आए थे? तो राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पे, ये ध्यान रखिएगा। साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि वर्ष 1930 में, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1930 में शुरू हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर किसने किया था? तो मेरे भाई, राष्ट्रीय स्तर पर इसे महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो विकल्प बी सही है आपका, ध्यान रखेंगे। इसी आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार का गठन किया था। सवाल पूछा जाए, खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया गया था? तो साथियों, ये नारा था करो या मरो। विकल्प ए आपका सही है, करो या मरो नारा दिया गया था। यह 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ, यह अगस्त क्रांति, ध्यान रखिएगा। और अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। अब आपको ये बताना है कि पूना में, बताइएगा, पूना में इस गिरफ्तारी के दौरान पूना में किस बड़े नेता को रखा गया था? आपको ये बताना है, पूना जेल में किस बड़े नेता को रखा गया था, आपको ये बताना है कमेंट करके। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि भारत के लिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर है मेरे भाई, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1946 में। कब? 1946 में हुई थी। साथ में आप ये ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। साथियों, संविधान निर्माण में जो कुल समय लगता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगता है। साथियों, 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है, तो इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, ठीक है ना। सब उस बैठक में सबसे वयोवृद्ध नेता थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान की पहली बैठक होती है, तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना जाता है। फिर उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, और फिर वो आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? तो हमने अभी चर्चा किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विकल्प बी सही है, ध्यान रखिएगा।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष, जबकि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, वे बाद में स्वतंत्र भारत के पहले क्या बने, राष्ट्रपति भी बने। आगे प्रश्न है कि भारत का संपूर्ण संविधान पूर्ण रूप से किस तिथि को लागू हुआ, तो मेरे भाई 26 जनवरी 1950 विकल्प ए सही है। ध्यान रखिए, इस तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा हुआ था। संविधान कब पूरा हुआ, दोनों बात को आप ध्यान रखिएगा। सवाल ये पूछा जाए कि हमारा संविधान कब पूरा हुआ बन करके, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को यह पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो दोनों बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि भारतीय इतिहास के किस कालखंड को अध्ययन की दृष्टि से अक्सर अंधकार युग का राजनीतिक दौर कहा जाता है, आपको बताना है, बताइए। अंधकार युग का राजनीतिक विखंडन का दौर कहा जाता है, तो मेरे भाई सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मध्यकालीन संक्रमण काल या क्षेत्रीय राज्यों के उत्थान काल को। ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है आपके सामने कि मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल और जीवन पर आधारित प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो मेरे भाई अबुल फजल ने की थी। विकल्प ए सही है, ध्यान रखेंगे। किसने की थी, अबुल फजल ने। साथियों, अकबरनामा का जो तीसरा भाग था उसे आईने अकबरी कहा गया। ठीक है ना। अकबरनामा के तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा गया, और साथियों इसकी रचना फारसी भाषा में हुई थी। किस भाषा में, फारसी भाषा में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि क्षेत्रफल और विस्तार की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल कौन सा माना जाता है। साथियों फिर से प्रश्न समझिए। प्रश्न ये है कि क्षेत्रफल और विस्तार की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल कौन सा माना जाता है, ये आपको बताना है। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, यानी धौलावीरा। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, धौलावीरा। यह स्थल गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है तथा यह यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है, और यह शहर 3 भागों में विभाजित था, और यहाँ उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली मिली है मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न ये है कि भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र अपवाह तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आप जानते ही होंगे कि गंगा नदी तंत्र। विकल्प ए सही है, ध्यान रखिएगा। गंगा में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखिएगा। हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें गंगा की कुल लंबाई की, तो 2525 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है, जो गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थल है। साथियों, यह बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए गिरती है। मेरे भाई आपको ये ध्यान रखना है कि जो गंगा नदी हिम ग्लेशियर से निकलती है, जब बंगाल में प्रवेश करती है, तो वहीं आपके ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ मिल करके विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा का निर्माण होता है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। साथ में आपको कमेंट करके बताना है मेरे भाई कि विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण किन 2 नदियों के मिलने से हुआ है और कहाँ है यह। फिर से प्रश्न आप सुनेंगे, विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण कहाँ हुआ है और किन किन नदियों के मिलने से हुआ है, यह स्थान किस जगह है और कौन सा द्वीप है, ये कमेंट करके बताइए। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि प्रश्न देखिए कि भारतीय भूभाग के अंतर्गत आने वाले सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, बताइए। तो देखिए, भारतीय भूभाग के अंतर्गत आने वाले सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें मेरे भाई, तो विकल्प ए सही है, यानी कंचनजंगा। ध्यान रखेंगे, कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, कहाँ है कंचनजंगा, तो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है, और इसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है
कि प्रसिद्ध थार मरुस्थल भारत के मुख्य रूप से किस राज्य में विस्तृत है? तो मेरे भाई बहुत आसान प्रश्न है, यह राजस्थान में स्थित है। देखिए आपके एनसीईआरटी वाले एक किताब में था राजस्थान से संबंधित चैप्टर 1, तो मैं वहाँ से लेके आ गया ताकि अगर पूछ दे तो ये ध्यान रहेगा। बहुत छोटा चीज़ भी छूट जाता है। और इसकी मुख्य ध्यान रखिए, इसकी मुख्य नदी लूणी है जो मरुस्थल में भी विलुप्त हो जाती है, ध्यान रखिएगा। साथियों ये सवाल पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान के मरुस्थल में विलुप्त हो जाने वाली कौन सी नदी है? तो लूनी के नाम से जाना गया है, कहीं लूणी भी लिखा रहता है, तो दोनों बात आप ध्यान रखेंगे। आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है मेरे भाई कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम कहाँ स्थित है? तो मौसिनराम मेघालय में स्थित है, विकल्प बी सही है। अच्छा ध्यान रखिए, यह मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में स्थित है, पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है, जहां विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों या भू संरचना से निर्मित है? बताइए। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, यह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, यानी ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, ठीक है ना। यह लावा के अपक्षय से काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी का निर्माण हुआ है, जो कपास के लिए उत्तम है मेरे भाई। इस लावा के अपक्षय से काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी कहते हैं, उसका निर्माण हुआ है, जो कपास के लिए सबसे उपयुक्त है। सवाल पूछा जाता है कपासी मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, ठीक है ना। या काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कपास के लिए। तो दोनों बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, कावेरी नदी मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच विवादित है? बताइए, जो कावेरी नदी है वो मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच जल विवाद का कारण बनी हुई है? सही उत्तर है मेरे भाई कर्नाटक और तमिलनाडु, विकल्प बी सही है, ध्यान रखिएगा। उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है तथा जल बंटवारे को लेकर के दोनों में ऐतिहासिक विवाद है और बहुत पुराना विवाद है मेरे भाई, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वास्तविक आकार या आकृति को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो उसे जियोड कहा जाता है, यानी चपटा गोलाभ, विकल्प बी सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए जियोड का अर्थ है पृथ्वी के आकार जैसी आकृति, यानी ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई। अगला प्रश्न है कि भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो मेरे भाई तमिलनाडु है, विकल्प बी सही है। मुपंडल यहाँ एक प्रसिद्ध पवन ऊर्जा फार्म क्षेत्र है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी अपने उद्गम से निकलकर किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो पश्चिम दिशा की ओर, विकल्प 20 ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह अमरकंटक से निकलकर अरब सागर यानी खंभात की खाड़ी में गिरती है और एस्चुअरी बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह आपका सहारा मरुस्थल है, विकल्प ए सही है, ध्यान रखिए मेरे भाई। सहारा मरुस्थल यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में फैला दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो मेरे भाई पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वह आपकी कौन सी है? नाइट्रोजन है। कितना प्रतिशत? 78%। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? 21% लगभग, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन वायुमंडल में आग को तेजी से फैलने से रोकती है, जिसे दहन नियंत्रक भी कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को ऐतिहासिक या भौगोलिक रूप से धान का कटोरा कहा जाता है? तो मेरे भाई वो राज्य कोई और नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ है, विकल्प सी है सही, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ महानदी बेसिन के क्षेत्र में धान का पैदावार बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वतमाला का सबसे दक्षिणी और सबसे नया यानी नवीनतम भाग कौन सा है? बताइए। सही उत्तर है शिवालिक श्रेणी, विकल्प ए सही है, ध्यान रखिएगा। विकल्प ए बिल्कुल सही है मेरे भाई। यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है, जिसके और मध्य हिमालय के बीच
दून घाटियां जैसे देहरादून पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा समुद्र तट की लंबाई कुल कितनी है? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 7,516.6 किलोमीटर द्वीपों सहित कुल तट रेखा है। भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट से लगे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें सबसे लंबी जो तट रेखा है वो गुजरात की तट रेखा है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सवाल पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई, नोट कर लीजिए वीवीआईपी करके। साथियों, भारत का जो समुद्री तट है वो 9 राज्यों से लगा है, जिसमें गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा कि प्रसिद्ध चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी ओडिशा। ध्यान रखिए, सही उत्तर क्या है? यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है, जहां प्रवासी पक्षी और इरावदी डॉल्फिन पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलिए। तो प्रश्न ये है, भारतीय संविधान के अनुसार देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है? सही उत्तर है लोकतांत्रिक गणराज्य यानी संसदीय शासन प्रणाली, विकल्प बी सही है मेरे भाई। देखिए, यह प्रणाली ब्रिटेन के संसदीय मॉडल पर आधारित है। देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसे उद्देशिका कहते हैं, उद्देशिका निम्नलिखित में से किस शब्द या प्रावधान का उल्लेख नहीं मिलता है? वाह, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ये बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका में किस शब्द का प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है? बताइए। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अनिवार्य सैन्य सेवा और संपत्ति का कानूनी नियंत्रण, इस शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। बाकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इन सभी का जिक्र हुआ है, ठीक है ना। ध्यान रखिए मेरे भाई, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी यानी आत्मा कहा जाता है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर यह आधारित है। मेरे भाई, सवाल पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कही जाती है, तो प्रस्तावना को। लेकिन सवाल अगर ये पूछा जाए कि डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा किसे कहा है, तो आर्टिकल 32 को कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भारतीय संविधान की किस प्रमुख विशेषता को दर्शाता है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो स्पष्ट विभाजन है वो भारतीय संविधान की किस प्रमुख विशेषता को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई संघवाद। ध्यान रखिएगा, संघवाद, ठीक है ना। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का जिक्र हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे भाई। तो प्रश्न यह है कि भारत के राष्ट्रपति का सामान्य और संवैधानिक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए। सही जवाब है 5 वर्ष, ठीक है ना, 5 वर्ष। ध्यान रखिएगा, वह देश के प्रथम नागरिक और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। मिलान वाले अगर प्रश्न पूछ दे तो बताइएगा। भारतीय संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी हो सकती है? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, 552, विकल्प बी सही है, ये ध्यान रखिएगा। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। इसके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे प्रश्न है, भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो मेरे भाई, जो राज्यसभा होता है वह एक अस्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। विकल्प सही है मेरे भाई। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखेंगे। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो प्रश्न आपके सामने ये है
कि देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति मुख्य रूप से किसके द्वारा और कैसे की जाती है? तो मेरे भाई लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता के रूप में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विकल्प सी सही है, ध्यान रखिएगा। और मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष पदेन होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नीतिगत और प्रशासनिक मामलों में राष्ट्रपति को सलाह और सहयोग देने के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी होता है? बताइए। तो ध्यान रखिए, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद, जिसे कैबिनेट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो शिक्षा है, यानी जो एजुकेशन है, तो एजुकेशन को किस विषय को मतलब एजुकेशन वाले को जो शिक्षा है, शिक्षा विषय को किस सूची में रखा गया है? तो मेरे भाई आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में 3 प्रकार के सूचियों की बात की गई है। 7वीं अनुसूची में वो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची साथियों, जिस पे केवल केंद्र निर्णय ले सकता है उसे संघ सूची या केंद्र सूची कहते हैं। जिसमें सिर्फ राज्य निर्णय ले सकता है उसे राज्य सूची कहते हैं, और जिसमें केंद्र और राज्य दोनों स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं उसे समवर्ती सूची कहते हैं। तो जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वह समवर्ती सूची का विषय है मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ मेरे भाई, तो इसे राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? तो मेरे भाई नई दिल्ली, विकल्प सही है। इसकी स्थापना होती है 28 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई सुप्रीम कोर्ट की? तो 28 जनवरी 1950 को। यह संविधान का संरक्षक और अंतिम अपीलीय न्यायालय है, ये मेरे भाई ध्यान रखना है। प्रश्न आगे है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? न्याय, स्वतंत्रता, समता पर संपत्ति। सही उत्तर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अनिवार्य केंद्रीय अधिकार। ठीक है ना। संपत्ति के अधिकार को मेरे भाई जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत किस प्रकार की शासन व्यवस्था वाला देश है? तो मेरे भाई लोकतांत्रिक गणराज्य है हमारा भारत, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वंशानुगत न होकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है मेरे भाई, अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552, विकल्प सी सही है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है, जिसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। साथियों, राज्यसभा को किस प्रकार का सदन कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं यह एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है, और देश के उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अगला प्रश्न है कि देश के प्रधानमंत्री का चयन या नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो मेरे भाई राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत दल के नेता को की जाती है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को नीतिगत मामलों में सलाह और सहायता कौन प्रदान करता है? तो मेरे भाई कैबिनेट करता है, जो मंत्रिपरिषद होता है वो करता है। विकल्प सी सही है आपका यहाँ पे। ठीक है ना। आगे अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय को किस सूची के अंतर्गत रखा गया? तो हमने अभी जाना कि यह समवर्ती सूची के अंतर्गत इसको रखा गया। अगला जो प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय तो मुख्य रूप से आप जानते हैं नई दिल्ली में स्थित है। अगला और अंतिम प्रश्न जो है वो है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? तो मेरे भाई 9 दिसंबर 1946, विकल्प सही है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो भारतीय संविधान के निर्माण में जो कुल समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, विकल्प सही है। तो आज के मेरे भाई ये आपके वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं
साथियों, ये जान लीजिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था, आत्मार्पित किया गया था। साथियों, तो ये आज के रहे आपके वो महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ये आपके सभी NCERT क्लास 6 to 8 से कवर किए जा रहे हैं और आगे भी इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे, क्लास चलता रहेगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने तमाम उन साथियों के साथ भी शेयर करें जो सीटेट का परीक्षा दे रहे हैं। मेरे भाई, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।